रात का अंधेरा होने पर फवाद, खयाम, वशा और हुरिया गार से निकले और इंतहाई मुश्किल से सड़क तक पहुंच गए और रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बहुत महारत और होशियारी से वो रेस्ट हाउस के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में पहाड़ों में छुपा हुआ रेस्ट हाउस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें रेस्ट हाउस ढूंढने में काफी देर लगी। फवाद और खयाम अपनी अपनी टार्चा से रेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढने लगे। वशा और हुरिया बहुत थक गई थी। वो दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठ गईं। खयाम ने फवाद को आवाज दी, इधर आओ फवाद, दरवाजा मिल गया है। खयाम के पास गया, उसने दरवाजे को छुआ। फवाद, इस पर तो कुफ्ल लगा हुआ है। इन दोनों ने दरवाजे का कुफ्ल तोड़ा। हुरिया और वशा भी सामान उठाए उन दोनों की तरफ बढ़ गई। जून ही खयाम ने दरवाजा खोला, धूल से उसे खांसी आने लगी। हुरिया ने आगे बढ़कर मकड़ी के बड़े बड़े जाले साफ किए और वो चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही फवाद ने दरवाजा बंद कर दिया और वो चारों खुद को कदरे महफूज समझने लगे। वो जो आगे बढ़ रहे थे, धूल और बड़े बड़े जालों से इन्हें सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ये छोटा सा रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। सारी इमारत इंतहाई खस्ता हाल थी। दरारें, छतें जगह जगह से टूटी हुई, फर्श धूल, मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। वशा अपने कपड़े झाड़ते हुए ताहत में बोली, ये रेस्ट हाउस नहीं खंडर है। खयाम फर्श से नोकदार पत्थर उठा के रास्ता साफ करने लगा। जैसा भी है, एक कमरा तो मिलकर साफ करना होगा ताकि हम रात गुजार सकें। हुरिया ने कमरे के चारों अतराफ में टार्चा घुमाई, थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, बाकी दिन की रोशनी में साफ करेंगे। यहाँ पर कौन सा बिजली है, अंधेरे में इस तरह चीजों को अलट पलट करना ठीक नहीं है। वो चारों जिस कमरे में खड़े थे वो हाल नुमा बड़ा कमरा था। कमरे के फर्नीचर को कपड़ों से ढांपा हुआ था। सफेद कपड़ों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि दीमक ने इस फर्नीचर का क्या हाल किया होगा। दीवार पर अनतहाई पुरानी तर्ज की वॉल क्लॉक लगी थी। दीवार के साथ आतिशदान था, जिस पर सफेद जाली के पर्दों की तरह जाले लटक रहे थे। वो चारों सर्दी से थरथर कांप रहे थे। हुरिया अपने कंधे सकीड़े आतिशदान के करीब आई, काश यहाँ आग जल जाए, हम सारे इधर ही रात गुजार लेंगे। वशा भी हुरिया के करीब आ गई, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन हमें लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। फवाद ने एक कुर्सी से कपड़ा उतारा, गला सड़ा फर्नीचर किस काम आएगा, ये कहकर फवाद ने कुर्सी को, जिसको दीमक ने जगह जगह से खोखला कर दिया था, 2-3 ज़रबे लगाई। कुर्सी 2-3 हिस्सों में टूट गई। आतिशदान साफ करने के बाद खयाम और वशा वहां लकड़ियां रखकर आग जलाने लगे और फवाद और हुरिया कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करने लगे। खयाम ने लकड़ियां तरतीब से रख के अपने लाइटर से उनमें आग लगा दी। आग जल गई तो वो चारों आतिशदान के करीब बैठ गए। हुरिया अपने कंधे सकीड़े छत की तरफ देख रही थी। फवाद, ये छत इस कदर खस्ता हाल है, ना जाने कब हमारे ऊपर आ गिरे। गिरती है तो गिर जाए, हर चीज जीतने के लिए जरूरी है कि तुम हर तरह का डर अपने अंदर से निकाल फेंको। आसानियों भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। जिंदगी में एडवेंचर होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए। हुरिया जैसे तब गई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। लड़की होने के बावजूद सीने में पत्थर जैसा दिल रखती हूँ, मगर किसी गैर महफूज जगह को महफूज कहना हमाकत है और मैं अहमक नहीं हूँ। मैं तो यूं ही कह रहा था, तुम्हारा असल मिशन में होना ही तुम्हारी बहादुरी की दलील है। इस मिशन पर आने वाले हर फर्द का सीना पत्थर का ही है, जिस पर एहसासात छीद नहीं कर सकते। हमारे वालिदैन खौमखू हमें ढूंढ रहे हैं, इन्हें चाहिए कि हमें मुर्दा तस्वुर करके अपने घरों को लौट जाएं। खयाम ने भी फवाद की तायीद की, अब हमें वो हमारे हाल पर छोड़ दें। हम उनकी औलाद थोड़ी हैं, हम तो उनके हाथों कठपुतलियां हैं। अब हम वही कुछ करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। हुरिया ने फवाद के हाथ पर अपना हाथ रखा, हमें इन जैसा आम इंसान नहीं, हमें तो खास बनना है। इस सारी गुफ्तगू में वशा खामोश थी, बैठे बैठे कहीं खो गई थी, अपने माजी में झांकने लगी थी, जहां उसकी माँ इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। डैडी इंतहाई मसरूफ रहते थे, मगर माँ की मोहब्बत जैसे इसकी हर कमी पूरी कर देती थी। डैडी का मपूरत एक्सपोर्ट का बिजनेस था, वो ज्यादा बैरून मुल्क ही रहते, अगर घर पर होते तो अपने ऑफिस में नेट पर मसरूफ रहते। वो 16 बरस की हुई तो तकदीर ने इससे जैसे उसकी सारी खुशियां छीन ली। इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। डैडी ने तो 2 माह भी सब्र ना किया और नई शादी रचा ली। सौतेली माँ के बर्ताव ने वशा की शख्सियत में जो तब्दीलियां पैदा की, उससे उसकी राहें गुम हो गई। अपने घर में अनजान होने के एहसास ने उसे बेघर कर दिया। खयाम ने वशा के सर पर थपकी दी, तुम कहाँ खो गई हो। वशा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जब हम वालिदैन के घर में अपने मुजस्सम वजूद में अपना आप खो देते हैं तो वो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करते, मगर जब हमारा वजूद उनकी आंखों से ओझल होता है तो हमें तलाश करते हैं। खयाम ने अपनी जैकेट उतार कर वशा के कंधों पर डाल दी, अब वो हमें जितना भी ढूंढ ले हम तक नहीं पहुंच सकते। बातें करते करते कब उनकी आंख लग गई, अनह पता ही ना चला।
छत की दरारों में से और बंद खिड़कियों के चढ़े हुए दरवाजों से सूरज की रोशनी छन छन कर उनके चेहरों पर पड़ी तो वो नींद से बेदार हुए। फवाद, हुरिया और खयाम धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे, मगर वशा को पानी की तलब हो रही थी। वो आंखें मिलती हुई उठ बैठी, उसने अपने करीब पड़ी हुई पानी की बोतल उठाई और इसका ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। इसकी नजर इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का माहौल तब्दील हो चुका था, फर्श साफ सुथरा था, इस पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। गंदे कपड़ों से ढांपा हुआ बोसीदा फर्नीचर नए फर्नीचर की तरह दमक रहा था। पानी वशा के मुंह में ही रह गया। इसने बमुश्किल पानी हलक में उतारा तो खयाम को झंझोड़ते हुए उठाने लगी। खयाम, उठो, क्या बात है? सख्त नींद आ रही है? एक सूरज सोने नहीं दे रहा, ऊपर से तुम। वशा ने एक बार फिर उसे झंझोड़ के रख दिया। उठो खयाम, वशा की घबराई हुई आवाज से फवाद और हुरिया भी उठकर बैठ गए। खयाम बुड़बुड़ाता हुआ उठ बैठा। अब बताओ, क्या मुसीबत आ गई है? मेरी तरफ नहीं, सामने देखो। वशा ने इसका चेहरा सामने की तरफ मोड़ दिया। खयाम के साथ साथ फवाद और हुरिया की भी हैरत में डूबी हुई आवाज निकली, ओह माय गॉड, सब कैसे हो गया? ये फवाद ने फिरती से अपने बैग से अपनी पिस्टल निकाल ली। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई है। हाँ बल्ला शुबा, हमारे आने से पहले यहाँ कोई रहता होगा। वो चारों एकदम चूकने हो गए। हुरिया और वशा धीरे धीरे चलते हुए फर्नीचर के करीब आए। हुरिया ने सोफे को छुआ। एक रात में कोई इंसान इतनी सफाई कैसे कर सकता है, वो भी तब जब यहाँ बिजली भी ना थी। सफाई की बात तो जहन मान सकता है, मगर ये गला सड़ा फर्नीचर, ये कैसे नया बन गया? वशा सोफे के करीब आई। खयाम ने भी अपनी गिन निकाली और वशा से मुखातिब हुआ, तुम दोनों यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। वो दोनों रेस्ट हाउस के सारे कमरों में गए। बाकी कमरे भी हाल की तरह साफ सुथरे थे और उनके फर्नीचर चमक रहे थे। खंडर नुमा रेस्ट हाउस एक खूबसूरत रहाइशगाह में तब्दील हो गया था। फवाद ऊंची ऊंची आवाज में चला रहा था, कौन है यहाँ, सामने आओ। मगर हर तरफ सुनाटे ये सरगोशी कर रहे थे कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। इन चारों के अलावा इस रेस्ट हाउस में कोई नहीं था। वो दोनों किचन में दाखिल हुए तो हर चीज अपनी जगह सलीके से सीट थी। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम नाश्ता लगा हुआ था और इसके साथ ताज़ा फल पड़े थे। फवाद ने हैरानी से खयाम की तरफ देखा, यार, इन गैराबाद पहाड़ों पर और इस खंडर में ये सब कुछ कैसे? और पूरे रेस्ट हाउस में किसी इंसान का नाम व निशान तक नहीं है। खयाम ने अपना सूखा हुआ हलक तर किया। हो सकता है कि वो शख्स बाहर गया हो। बाहर जाने का दरवाजा तो अंदर से बंद है, इसके अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। फवाद ने अपनी गिन बैलेट में डाल ली। जो कुछ भी है, किसी ने ये नाश्ता हमारे लिए ही बनाया है। मेज पर पूरी 4 प्लेटें पड़ी हैं। खयाम ने कहा, मगर हम ये चीजें नहीं खा सकते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फवाद ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा तो इसकी नजर किचन की दीवार पर ठहर गई, जहाँ किसी ने खून से लिखा था, तलिस्माती और सनसनाती दुनिया में तुम्हारा खैर मुकद्दम। वशा, हुरिया, जल्दी आओ। खयाम के पुकारने पर वशा और हुरिया किचन में दाखिल हुई। दोनों तहरीर पढ़कर दम बखुद रह गई। ये तहरीर इस बात का सबूत है कि इस रेस्ट हाउस में किसी मावराई क़ुव्वत का बसेरा है, वशा ने कहा। हुरिया ने दीवार के करीब जाके दीवार को छुआ तो खून में चपचपाहट अभी तक मौजूद थी। ये तहरीर ताज़ा खून से लिखी गई है। किसी ने वाकई हमें खुशामदीद कहा है, मगर हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। ये कहकर हुरिया ने अपने दोनों बाजू मशरिक़ व मगरिब की सिमत की तरफ फैला लिए। आंखें बंद कर ले और बुलंद आवाज में गोया हुई, हम तुम्हारे मेहमान जरूर बनेंगे, मगर हमें सबूत दो कि तुम कोई मावराई क़ुव्वत हो या इंसान हो। हुरिया, ये तुम क्या कर रही हो? फवाद हुरिया की तरफ बढ़ने लगा तो जिस्म को झुलसा देने वाली तेज हरारत ने उसे हुरिया से दूर कर दिया। हुरिया जिस हालत में खड़ी थी उसी हालत में जैसे पत्थर की हो गई। वशा और खयाम भी उसे पुकारते रहे, मगर उसने किसी की तरफ भी पलटकर नहीं देखा। कुछ देर के बाद जब वो अपने दोस्तों की तरफ पलटी तो इसके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो चुके थे। चेहरे की जल्द सलीटी माइल होकर सलूटों में तब्दील हो चुकी थी। वशा चीख कर खयाम के कंधे से लग गई। हुरिया मर्दाना गरजदार आवाज में बोली, तलिस्माती और सनसनाती दुनिया में खुशामदीद। तुम फानी दुनिया के कमजोर लोगों को छोड़कर हमारी दुनिया में शामिल होने आए हो। अपने दिल से इंसानों के डर को निकाल फेंको। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। एक वैम्पायर की ताकत इसका इरादा होती है। जिस मिशन पर आए हो सिर्फ इस पर ध्यान दो, मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हारी पुकारने से पहले हल कर दूंगा। मैं वलहान हूँ, बार बार जाहिर नहीं हो सकता। मेरी पौरों में भी आग है और मेरी सांसों में भी। कुछ देर यहाँ और रुका तो ये रेस्ट हाउस जलकर राख हो जाएगा और साथ में तुम्हारी दोस्त भी। आवाज के खत्म होते ही हुरिया का जिस्म बिजली के से झटके लेने लगा। एक सफेद ह्योला उसके जिस्म से निकलकर हवा में तहलील हो गया। हुरिया जमीन पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने इसे पटक कर जमीन पर दे मारा हो। फवाद ने उसे सहारा देकर बिठाया। वो निढाल थी, उसे पानी पिलाया।
मुझे क्या हुआ था? हुरिया ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटते हुए फवाद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर आ गया था। फवाद ने हुरिया को सहारा देते हुए खड़ा किया। वो चारों डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। भूख तो बहुत लगी है, क्या ख्याल है? खयाम ने फवाद से पूछा। फवाद ने लापरवाही से कहा, देखा जाएगा, शुरू करो। हुरिया ने प्लेटों के ऊपर हाथ रख लिए। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। खयाम ने तमसखराना अंदाज में हुरिया की तरफ देखा। खुद हमें नाश्ते की पेशकश करके अब मना कर रही हो, क्या मतलब? हुरिया ने हैरत से खयाम की तरफ देखा। फवाद ने मुस्कुराते हुए हुरिया से कहा, तुम नाश्ता करो, हम तुम्हें बाद में सारी बात बता देंगे। इन चारों ने नाश्ता कर लिया और इसके बाद चारों अपने मिशन की तैयारियों में मसरूफ हो गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा खयाम, वशा, हुरिया और फवाद के वालिदैन के साथ मुसलसल उन चारों की तलाश में मसरूफ थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था, उन चारों के वालिदैन के खदशात बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर हसनान और अरीबा पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तकरीबन पूरा दिन ही वो लोग तलाश में मसरूफ रहे। रात को थक हार के वापस होटल आए तो गुमशुदा स्टूडेंट्स के वालिदैन अपने अपने कमरों में चले गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा अपने अपने कमरों में जाने के बजाय बाहर बेंच पर ही बैठ गए। रात के अंधेरे में इस पहाड़ का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। अरीबा की आंखों में नमी तीर रही थी। हसनान, ये सब क्या हो गया? हम कितने शौक से स्टूडेंट्स को तफरी के लिए लेकर आए थे और इस परेशानी का शिकार हो गए। मुझे तो बार बार इस गलती का एहसास होता है कि हमने उन चारों पर नजर क्यों नहीं रखी। उनका अजीब बर्ताव देखकर हमें इन्हें अपने साथ ही नहीं लाना चाहिए था। हमारे स्टाफ की, यूनिवर्सिटी की किस कदर बदनामी हुई है। प्रोफेसर हसनान ने लंबा सांस खींचा। ये सब बातें तो काबिले बर्दाश्त है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इन चारों को कुछ हो गया तो उनके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। मरी का कोई होटल हमने नहीं छोड़ा। मरी के करीब इलाकों के होटलों में भी ढूंढा। दूर दराज के इलाकों में तो वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, मगर फिर भी वहां पर फोन के जरिए होटल्स के मालिकान से राब्ता है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे शहर में पुलिस फैली हुई है। वो चारों आखिर गई कहाँ? अरीबा मुसलसल कुछ सोच रही थी, फिर इसने हसनान की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हमें उनके वालिदैन को इन चारों की गुज़श्ता दिनों की हरकत से आगाह करना चाहिए। इससे भी उन चारों की तलाश में मदद मिलेगी। आखिर इन चारों के जहन में चल क्या रहा था? इन्होंने खाई में छलांग लगा दी। उन चारों की गैर अखलाकी हरकत का नोटिस न लेने के जिस कदर जिम्मेदार हम हैं, इतने ही जिम्मेदार उनके वालिदैन हैं। सुबह होते ही अरीबा और हसनान ने उन चारों के वालिदैन को बाहर लॉन में बुलाया। वो सब बाहर लॉन में कुर्सियों पर बैठ गए। परेशानी से सबकी हालत बहुत खराब थी। एक रात मजीद गुजर जाने के बाद उनका हौसला टूटने लगा था। फवाद के वालिद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। हसनान के बात शुरू करने से पहले ही वो बोल उठे, अब यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? आप लोग बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमारा वक्त बर्बाद ना करें। हम अपने तौर पर अपने बच्चों को ढूंढेंगे। प्लीज अंकल, आप तहम्मुल से हमारी बात तो सुने। अरीबा ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया और फिर हसनान को खामोश रहने का इशारा करके खुद बात शुरू की। देखें, किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते का तयन करना जरूरी होता है, उसी तरह चारों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि गुमशुदा होने से कब्ल वो चारों किस किस्म के हालात से दो चार थे। उन दिनों उनकी हरकत क्या थी, वो किस किस्म के लोगों से मिल रहे थे। मेरा मतलब है कि वो किस रास्ते पर चल रहे थे। ऐसा क्या हवा था इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? अगर उन सब बातों का इल्म हो जाए तो ये भी मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ गए होंगे। खयाम की वालिदा को अरीबा की बात मानी खिज लगी। वो बाकी लोगों से मुखातिब हुई, मेरा ख्याल है कि आप मर्द हजरात यहीं ठहरे और हम खवातीन अपने घरों में जाके उनके कमरों की तलाशी लेती हैं। उनके कंप्यूटर से भी मालूम किया जा सकता है कि उनका मेल जोल किन लोगों से था। वशा के वालिद ने भी इसकी बात की तायीद की और कहा, इस इलाके का तो हमने छुपा छुपा छान मारा है। वैसे भी इधर पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। हमें इन्हें दूसरी जगहों पर तलाश करना चाहिए। बस अरीबा के कहने के मुताबिक हमें इनकी चीजों की तलाश भी लेनी होगी। मैं आज ही घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हसनान ने अरीबा से सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जो बात कहना चाहती थी वो कह दो। तुम्हारी बात ये सब ज्यादा गौर से सुनेंगे। अरीबा ने बात शुरू की तो बोलते बोलते खामोश हो गई। नदामत के एहसास आ गया, क्योंकि वो जो कुछ बताने जा रही थी इसका जिम्मेदार इसका स्टाफ था। फिर भी उसने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत उन चारों का बर्ताव बहुत अजीब था। तालीमी हालत का तो आप लोगों को इल्म है, वो क्लास में सबसे पीछे थे। हैरत की बात तो ये थी कि उनका हर अमल एक जैसा था। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि उनकी कुछ बातें जो हमें आप लोगों के इल्म में लानी चाहिए थी, उनसे हम आपको आगाह नहीं कर सके।
प्रोफेसर हसनान ने एक बार हुरिया के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से ब्लैक मैजिक की किताब मिली। उसी तरह से इन्होंने खयाम के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से डरगिस मिली। हसनान ने प्रिंसिपल साहब को इन बातों से आगाह किया तो इन्होंने हुरिया और खयाम को अपने ऑफिस में बुला कर समझा दिया, मगर आप लोगों को उस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं किया। हुरिया और खयाम के वालिदैन किसी कस्म का सख्त रद्दअमल जाहिर करने के बजाय सर झुकाए खामोश थे, जैसे वो खुद भी अपने बच्चों की इन हरकत से वाकिफ थे। हुरिया की वालिदा ने टिश्यू से अपने आंसू पूछे, उन सब बातों का जितना जिम्मेदार आपका स्टाफ है, इससे कहीं ज्यादा ही जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है। ये तो असातिज़ा की काविशों का नतीजा था कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, मगर रिश्तों के मामलात में वो इस कदर बागी कैसे हो गए। उनका बर्ताव ऐसा जारिहाना हो गया कि इन्हें हर तरफ से धिक्कार और नफरत मिलने लगी। ऐसा क्या जहनी इंतशार था कि वो ड्रग्स की तरफ माइल हो गए। हुरिया की वालिदा फूट फूट कर रोने लगी। इन चारों के वालिदैन एक रोज के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। इन्होंने इन चारों के कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली, उनके कॉन्टेक्ट चेक किए और जो अशिया खास लगे इन्हें एक बैग में डाल लिया। खवातीन अपने घरों में रह गईं और इन चारों के वालिद दोबारा मरी पहुंच गए। इन्होंने पुलिस की मदद से तलाश का दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी। हसनान और अरीबा ने बाकी स्टूडेंट्स को उनके घरों तक पहुंचा दिया और खुद वहीं ठहर गए। देवहैकल पहाड़ों की खामोश वादी में चीर के गूंजती बंदरों की चीखदार आवाजें दरख्तों में सन्नाटे को दहला रही थी। छोटे छोटे जानवरों की आवाजें साथ शामिल हो जाती तो यूं महसूस होता गोया दो कबीलों में जंग छिड़ गई है। फवाद और खयाम सहन में बैठे अपने हथियारों की सफाई में मसरूफ थे। वशा बड़ी सी शाल ओढ़े धीरे धीरे चल रही थी। वो सहन में लगे खूबसूरत गोल पत्थरों पर पांव रखते हुए मुसलसल सोच रही थी कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये इमारत खंडर थी और ये फर्श नहीं था, यहाँ बस मिट्टी ही मई थी। या तो किसी मावराई कुव्वत ने जादू से ये सब कुछ बदल दिया, या फिर हम कई साल पीछे माजी में पहुँच गए जब ये रेस्ट हाउस नया नया बना था। वो चलते चलते कब कियारी के पास पहुंच गई उसे मालूम ही न। हवा हरे हरे ताजे पत्तों की डाली ने इसके हाथ को छुआ तो वो बुड़बुड़ा के रह गई। उसने सहमी सहमी नजरों से पौधों से भरी कियारी की तरफ देखा। इस सनगलाख जमीन पर पे जीते जागने सांस लेते पौधे कहाँ से आ गए। उसने सुर्ख गुलाब की पत्तियों को हाथों से छुआ तो इसकी उंगलियां लहू से भर गई। वो चीख कर दूसरी तरफ पलटी तो खयाम से टकरा गई। खयाम, ये देखो मेरे हाथ। उसने खयाम के सामने हाथ फैला दिए। खयाम ने उसके हाथों को छुआ। किया हवा, तुम्हारे हाथों को ये तो साफ हैं। वशा ने फटी फटी आंखों से अपने हाथों की तरफ देखा। मैंने गुलाब के फूल को छुआ तो मेरे हाथों में खून लग गया। कौन सा गुलाब? वहाँ कियारी में तो गुलाब के पौधे हैं ही नहीं। वशा ने कियारी की तरफ देखा तो वाकई वहाँ गुलाब का पौधा नहीं था। वशा ने खयाम का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में ले गई। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वशा उसके करीब बैठ गई। खयाम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत अजीब है। हम में से कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि जब हम यहाँ आए तो ये जगह खंडर थी, फिर एकदम सब कुछ बदल गया। ये रेस्ट हाउस किसी शैतानी ताकत की आमाजगा है। यकीनन ये कई साल पहले ऐसा ही होगा जब इस इंसानों की गहमा गहमी होती होगी। मगर लैंडस्लाइडिंग में जिन लोगों की जान चली गई, क्या पता उनकी रूहें भी इस रेस्ट हाउस में भटकती हूँ। खयाम ने वशा के सहमे हुए चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। इन सब बातों से वो लोग डरते हैं जिनकी आंखों में जिंदगी के ख्वाब होते हैं, मगर हम जिस मंजिल के मुसाफिर हैं इसकी राह में डर खौफ को हमने अपने पैरों की धूल में रोंदते हुए आगे बढ़ना है। फवाद कमरे में दाखिल हुआ। खयाम, आज मगरिब के बाद ही हम अपना अमल शुरू करेंगे, फवाद ने खयाम के करीब बैठते हुए कहा। हुरिया भी उनके साथ बैठ गई। खयाम ने फवाद की तरफ देखा। अभी ये ठीक नहीं। क्यों? फवाद ने पूछा। हमें ये अमल पहाड़ों के वस्त में करना है और आग जलानी है। हमारी तलाश में पुलिस के आदमी चिए चप्पे पर फैले हुए हैं। 2 रोज तक देख लेते हैं। उन लोगों को यकीन हो जाए कि हम इस इलाके में नहीं हैं, मगर हम तो बहुत लेट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद भी तो वो लोग इस इलाके में हो सकते हैं। वैसे भी वो अमल ऐसा है कि इसके पूरे होने के बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फवाद की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि खयाम बोल पड़ा। इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहली बार में ही इस अमल में कामयाब हो जाएंगे? फवाद ने उठकर खयाम का गिरेबान पकड़ लिया। तुम कमजोर हो तो दफा हो जाओ हमारे ग्रुप में से। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है। तहम्मुल से बैठकर कुछ सोचते हैं। तुम दोनों की बात अपनी जगह ठीक है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हुरिया ने फवाद को खयाम से पीछे किया। फवाद हुरिया के साथ जमीन पर बैठ गया। खयाम भी गुस्से से सर को झटक कर बैठ गया। सारे खामोशी से सर झुकाए कुछ देर बैठे रहे। फिर हुरिया खयाम से गोया हुई। हमारे अमल के लिए यही शर्त है ना कि जिस जगह अमल किया जाए वो जगह पहाड़ों के वस्त में हो जहाँ से खिला आसमान दिखाई दे।
तो ये अमल हम रेस्ट हाउस के सहन में कर सकते हैं। ख़याम बल्ला तामुल बोला, तुमने तो देखा है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से सहन का आधा हिस्सा ढक गया है, थोड़े से हिस्से से ही आसमान दिखाई देता है। हुरिया फौरन बोली, दिखाई तो देता है ना, तुम लोग ख्वामख्वा वहम करके किसी मुसीबत में फंस जाओगे। वशा ने भी हुरिया की तायीद की, मुझे भी हुरिया की बात से इत्तेफाक है, हमें वक्त जाया किए बगैर आज ही मगरिब के बाद वो अमल कर लेना चाहिए। फवाद खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा, फिर वो उठकर कमरे से बाहर सहन में चला गया। ख़याम भी इसके पीछे पीछे सहन में चला गया।